बाबू सुशील कुमार जयपुर के डाक खाने में पोस्ट मास्टर थे। उनके एक पुत्री और 2 पुत्र थे। पुत्री का नाम शीला था और पुत्र का नाम था धर्मप्रकाश तथा धनप्रकाश। बाबूजी नगर में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। यूँ भी डाक विभाग के कर्मचारी ईमानदार जाने जाते हैं। बाबूजी अपनी सीमित आय में गृहस्थी चलाई, पर उन्होंने अपनी तीनों संतानों को अच्छी शिक्षा दी। शीला अध्यापिका बन गई और उसका विवाह भी एक अच्छे अध्यापक के साथ जयपुर में हो गया। धर्मप्रकाश एक डॉक्टर बन गया और उसे जयपुर में एक अस्पताल में नौकरी मिल गई। धनप्रकाश इंजीनियर होकर दिल्ली के भवन निर्माण विभाग में नियुक्त हो गया। साथ ही धनप्रकाश और धर्मप्रकाश दोनों भाइयों का विवाह भी प्रतिष्ठित परिवारों में हो गया और बाबूजी अपनी संतान की ओर से निश्चिंत हो गए थे। बाबूजी ने डाक विभाग में 30 वर्ष नौकरी कर अवकाश प्राप्त कर लिया। बाबूजी और उनकी पत्नी कभी अपने बड़े पुत्र धर्मप्रकाश के साथ रहते और कभी दिल्ली में अपने छोटे पुत्र धनप्रकाश के साथ रहने आ जाते। धर्मप्रकाश को अस्पताल की ओर से मकान मिला हुआ था और धनप्रकाश को विभाग की ओर से एक बहुत सुंदर कोठी मिली हुई थी। धर्मप्रकाश का रहन सहन सादा था और उसके पास अन्य सुविधाएं भी कम थीं। धर्मप्रकाश अस्पताल में दिन रात रोगियों की सेवा में लगे रहते, कभी उनके रोग का निदान करते, कभी शल्य चिकित्सा और कभी वार्ड में घूमकर उनकी देखभाल करते। वे नगर के अत्यंत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गए थे। लोग उनसे कहते, डॉक्टर साहब, आप निजी प्रैक्टिस कर लाखों रुपए कमा सकते हैं। वे कहते, यदि हम जैसे लोग भी अस्पताल छोड़कर निजी प्रैक्टिस करेंगे तो गरीबों को अच्छे डॉक्टर कैसे मिलेंगे। धनप्रकाश के मिलने जुलने वाले लोगों में ठेकेदार और धनी व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन शाम को होटलों में खाने पीने में अपना समय बिताते थे और वह उसे उत्कोच भी देते थे, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई थी। बाबूजी के दोनों पुत्र उन्हें बारी बारी से अपने पास रहने बुलाते। बाबूजी भी पुत्रों की प्रसन्नता और अपना मन बदलने के लिए कभी जयपुर रहते और कभी दिल्ली। दिल्ली में सुविधाएं बहुत थीं और सबके कमरे भी अलग अलग थे। धनप्रकाश और उसकी पत्नी का, दादा दादी का और पुत्र तथा पुत्री का, इसीलिए परस्पर बात करने का अवसर ही नहीं मिलता। धनप्रकाश के पास बाबूजी से बात करने का समय ही नहीं था। उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे नित्य नई वस्तुओं को खरीदने की बात करते रहते, कभी स्कूटर, कभी कार तो कभी वीडियो। इसीलिए घर में हर समय असंतोष का माहौल बना ही रहता था। दिल्ली में बाबूजी को शारीरिक सुख तो बहुत मिलता, मगर मन की शांति बिल्कुल भी ना मिलती। उनकी पत्नी साथ में थी, इसीलिए वे अपनी मन की बात उनसे कह अपना मन हल्का कर लेते थे। और वहीं धर्मप्रकाश अस्पताल में पूरे दिन व्यस्त होने के बावजूद भी बाबूजी से रोज अन्य आवश्यकताओं के बारे में वे अपनी माताजी से भी उनकी इच्छा जानकर
उसे पूरी करने का प्रयत्न करते। बापूजी को भी एक अलग कमरा दे दिया गया था जिसमें उनकी सुख सुविधाओं की सारी सामग्री रखी थी। धर्म प्रकाश की दोनों पुत्रियां भी दादा दादी के कमरे में सोती और उनके जीवन का अनुभव सुनती। जयपुर में बाबूजी और उनकी पत्नी के अनेक परिचित व्यक्ति थे जो उन्हें अत्यंत स्नेह तथा सम्मान दिया करते थे। स्नेह और सम्मान मिलने पर व्यक्ति असुविधाएं और शारीरिक कष्ट की भी चिंता नहीं करता। जयपुर में उन्हें परिवार में भी सम्मान और स्नेह मिलता और समाज में भी। दादी प्रातः और सायंकाल मंदिर जाती और पोतियों का मन बहलाने के लिए कभी उनके साथ गोलियों का खेल खेलती और कभी उनके साथ चौपड़ खेलती। और समय मिलने पर धर्म प्रकाश की पत्नी भी अपने सास ससुर के साथ बैठकर खूब बतियाती। धर्म प्रकाश भी अपने काम से निवृत्त होकर सोने से पहले माता पिता के कमरे में जाता तथा उनका और उनकी पुत्रियों का हालचाल पूछते और तब अपने कमरे में सोने जाता। परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रह रही थीं और बहुत आनंद उठा रही थीं। धर्म प्रकाश की माता जी अस्वस्थ हो गईं। उन्होंने अस्पताल में और अस्पताल से बाहर भी हजारों रुपए खर्च करके माँ का इलाज कराया। उनकी पत्नी और पुत्रियों ने भी दादी की बहुत सेवा की। बाबूजी तो दिन भर पत्नी की सेवा में ही लगे रहते थे। सभी परिवारजनों की इच्छा और सेवा के बावजूद वे स्वस्थ ना हो सकी और लगभग 3 महीने रोगग्रस्त रहकर संसार से विदा हो गईं। पुत्रवधू और पोतियों के होने पर भी अब बाबूजी अकेलापन महसूस करने लगे। बाबूजी का दैनिक कार्यक्रम तो पूर्ववत चलता रहा पर निर्जीव मशीन की तरह। माँ के स्वर्गवास होने पर धन प्रकाश का परिवार जयपुर गया था। उन्होंने पत्नी का मन बदलने के लिए दिल्ली चलने के लिए कहा था। बाबूजी ने पत्नी के स्वर्गवास से लगी पाबंदियां का सहारा लेकर कुछ समय के लिए बात टाल दी। इसके कुछ दिनों बाद बाबूजी अपना मन बदलने के लिए थोड़े दिनों के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक दिन धन प्रकाश के बेटे और बापूजी के पोते ने उनसे ये सवाल पूछा कि दादाजी आप कब मरेंगे। यह सुनकर बाबूजी एकदम सन्न रह गए और उन्होंने अपने पोते से पूछा कि आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि मैं कब मरूंगा। तो उसने जवाब दिया कि मैंने माता पिता से ये कमरा मांगा तो उन्होंने कहा कि ये कमरा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारे दादाजी मरेंगे। ये सुनते ही बाबूजी ने निश्चय किया कि वह अब दिल्ली में नहीं रहेंगे और जयपुर वापस चले जाएंगे, क्योंकि कहाँ एक तरफ जयपुर में धर्म प्रकाश का परिवार उनकी दीर्घ आयु की कामना करता है और आवश्यकता होने पर उनकी सेवा करते हैं, और दूसरे परिवार के सदस्य उनकी शीघ्र मृत्यु की बात जोहते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। बाबूजी जब जयपुर के लिए रवाना हो रहे थे तो उनके पुत्र धन प्रकाश ने उनसे पूछा कि बाबूजी आप तो यहाँ मन बदलने आए थे तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। तो बाबूजी ने जवाब दिया कि मैं मन बदलने आया था और मेरा मन बदल गया। उसके बाद से बाबूजी कभी भी जयपुर से दिल्ली लौटकर नहीं आए।